Yes, good afternoon, guys. Good afternoon, Aniket. Good afternoon, Kushi. So today आज हम लोग क्या करने वाले थे? Passage. Yes, good afternoon, Himanshi. ये निकित कल आरसी नहीं हुआ था, आज आरसी कर रहे हैं हम लोग। कल हम लोगों ने उसी की कोशिश की थी, वो उसकी कैसी की कुछ थे आगे और थोड़ा उसी को कंप्लीट किया था एक्सरसाइज को। आज हम करेंगे आरसी। कल उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ्रेज रिप्लेसमेंट ऐसे क्वेश्चंस किए थे। वो उसके बाद में So now you have to read this passage and you have to answer the questions. There are around 3 questions. Easy है passage, छोटा सा है, ठीक है? और then we'll discuss कि पढ़ना कैसे है, क्या चीज करनी है इसके अंदर, किसी passage के अंदर. Close test. हम ये दो passage करने का सुनाशी, we'll do close test, okay? ये वाले दो passage कर रहे हैं हम बस छोटे-छोटे passages. The first one is this, second one is this, and after that we will do a close test. Questions सबको visible है एकदम सही? Okay, okay. चलिए nice. बढ़िया फिर. So the railroad was not the first institution to impose regularity on society. तो first का क्या है? What is the main idea of the passage? Passage में ख्याल से पढ़ लिया होगा सब लोगों ने. Easy छोटा passage. Yes, सबका आंसर क्या आ रहा है? बाकी खुशी का सी आ रहा है, यानी कि थर्ड वाले यानी कि सी. पैसे सबको समझ में आया?
यस, आंसर इज सी, सबका सी आ रहा है गाइस। किसी को कुछ आ रहा हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं इसे। ठीक है मंशी, देख लेते हैं एक बार, छोटा सा पैसेज है, हम लोग पढ़ लेते हैं। The railroad was not the first institution to impose regularity on society. Railroad पहली ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जिसने सोसाइटी को रेगुलरिटी सिखाई, यानी कि टाइम पे आना या टाइम की मीनिंग सिखाया बेसिकली। और टू ड्रॉ, मतलब रेगुलर यानी कि रेगुलर होना, और टू ड्रॉ अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसाइज टाइम कीपिंग, या फिर दिमाग हमारा इस तरफ, अटेंशन हमारी इस तरफ कि हमें प्रिसाइज टाइम कीपिंग, वी शुड मतलब कीप टाइम प्रिसाइजली, हमें टाइम को प्रिसाइजली नोटिस करना है। क्योंकि पहले आपको पता है, व्हेन देयर वर नो वॉचेस, जहाँ पे ऐसे जॉब नहीं होते थे, तो टाइम वही सुबह दोपहर शाम इस तरीके से होता था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करना है, टाइम पे पूरा ध्यान देना कि अब 2 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, मतलब एक एक मिनट का हमें हिसाब पता चलने लगा। तो रेल रोड पहला ऐसा व्यवस्था नहीं थी, इट वॉज नॉट द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर, मतलब क्योंकि रेलवे के आने के बाद टाइम और टाइम टेबल ये सब कुछ आना शुरू हो गया था, मतलब उन्हें पता होता था किस टाइम कौन सी ट्रेन निकलने वाली है। उससे पहले ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी, उससे पहले सर तो रोड क्यों लिखा है फिर? किस चीज को? रेलवे को रोड क्यों लिखा है? रेल रोड लिखा है ना, रेल रोड भी तो बोला जाता है रेलवे को। रोड इज व्हाट, रोड तो रो है ना, जैसे हमने वे बोल दिया वैसे हम रेल रोड भी बोल सकते हैं, इट्स फाइन। ठीक है, हाँ, तो ये उसी के लिए बोला गया, रेलवे के लिए। For as long as merchants have set out their wares at daybreak, ये लाइन नहीं, मतलब लाइन 5 ऐसे लिखा हुआ है। For as long as merchants have set out their wares at daybreak and communal festivities have been celebrated, people have been in rough agreement with their neighbors as to the time of day. कि जब से कम्युनल फेस्ट, जब से अभी क्या कि केवल रेल रोड पहले ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जिसकी वजह से हमने टाइम की प्रिसाइज की वैल्यू सीखी, ठीक है, प्रिसाइज टाइम कीपिंग की। क्योंकि जब से मर्चेंट्स दे हैव सेट आउट देयर वेयर्स एट डे ब्रेक, यानी कि सुबह के टाइम पे वो लोग अपना सामान बेचते जब से जाते थे, मर्चेंट्स ने जब तक सामान बेचना शुरू किया है, या फिर कम्युनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए हैं, पीपल हैव बीन इन रफ एग्रीमेंट। इसका स्टेटमेंट का क्या मतलब है, पीपल हैव बीन इन रफ एग्रीमेंट, यानी कि ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, अभी हम देखेंगे उसे। हाँ, तो पीपल हैव बीन इन रफ एग्रीमेंट विद देयर नेबर्स एज टू द टाइम ऑफ द डे, इसका क्या मतलब होगा इस लाइन का? People having rough agreement. सर वेयर्स का मतलब बताना। वेयर्स मतलब गुड्स वाले सेंस में आ जाएगा, कोई भी सामान, एनीथिंग। और डे एनी ब्रेक? गुड्स, डे ब्रेक बिल्कुल मॉर्निंग का समय, सूर्य की पहली किरण के साथ, उसे बोलते हैं डे ब्रेक। डॉन होता है, डॉन बोलते हैं हम लोग मॉर्निंग वाले टाइम को, व्हिच इज कॉल्ड डे ब्रेक। तो उसमें बताया गया कि केवल रेल रोड की वजह से ऐसा नहीं हुआ, जब से मर्चेंट्स ने अपने सामान बेचना शुरू किया, यानी सुबह को शॉप पे आना, और कम्युनल फेस्टिवल, यानी जो भी फेस्टिवल्स हमारी कम्युनिटी के होते हैं वो सेलिब्रेट करना शुरू किए गए हैं। पीपल हैव बीन इन रफ एग्रीमेंट विद देयर नेबर्स एज टू द टाइम ऑफ द डे। क्या मतलब इसका? पीपल हैव बीन इन रफ एग्रीमेंट। सर ये हो सकता है इसका मतलब कि लोग अपने पड़ोसियों के कांटेक्ट में कम आए, अपने काम में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। तो सर लोग अपने पड़ोसी के मतलब कि ज्यादा रहने लगे, मतलब साथ में की वजह से कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, या फिर कभी कभी कम्युनिकेट कर लेते हैं, दोनों बधाइयां दे देते हैं, लाइक विशेस दे देते हैं। ओके, देखो हम केवल इस वाले स्टेटमेंट पे ध्यान दें कि जब से ये काम होना शुरू है, जब से मर्चेंट ने सामान बेचना शुरू किया है, जैसे सुबह को जा रहे हैं सामान बेचने, और फेस्टिवल सेलिब्रेट होना शुरू हुए, पीपल हैव बीन इन रफ एग्रीमेंट। रफ एग्रीमेंट का मतलब लोग आपस में एक दूसरे से रफली अग्री करने लगे। टाइम ऑफ द डे कितने बज रहे हैं, उन्होंने आपस में पूछा नीचे अपने पड़ोसी से
ठीक है, प्रोसेस से पूछा कि कितना टाइम हो रहा होगा, मतलब क्या ये टाइम हो गया, इस टाइम पे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर दें, तो वो पड़ोसी ने बोला कि हाँ शायद पिछली साल भी हमने इसी टाइम पे सेलिब्रेट किया था, ऐसा कुछ। तो रफ एग्रीमेंट का मतलब है दे रफली एग्री ऑन टाइम ऑफ द डे, यानी तब की बात चल रही है जब घड़ी शायद नहीं बनी थी, तो हम आपस में ही, और अभी भी आज हमारे पास क्लॉक टाइम सब कुछ है, बट स्टिल वी आस्क आवर रिलेटिव्स अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है तो किस टाइम कौन सी चीज की जा सकती है, ऐसा करते हैं ना, ऐसा वाला टाइम चीज हम बात डिस्कस करते हैं। तो इसको बोला गया है पीपल हैव बीन इन रफ एग्रीमेंट विद देयर नेबर्स एज द टाइम ऑफ द डे। तो लोग जब से ये सारे काम होने शुरू हुए हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना शुरू किए हैं, लोग अपने नेबर्स से रफली अग्री करना शुरू कर दिया है कि हाँ यस टाइम मैचिंग, कि भाई 11 बज गए, हाँ शायद 11 बज गए, चलो ये वाला काम कर लेते हैं, क्या शॉप पे चला जाए, उन्होंने कहा चला जाए, कल भी इसी टाइम निकले थे हम लोग, सूरज यहीं पे था। तो बेसिकली लोगों का ध्यान टाइम की तरफ आना शुरू हो गया था कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग चीजें करनी होती है, अंधेरा होने से पहले ये काम करना है और सुबह होने के बाद हमें ये काम करना है, वो चीज, ठीक है। तो रेल रोड से पहले भी लोग टाइम की तरफ ध्यान देते थे कि हमें वक्त के हिसाब से, वक्त के अकॉर्डिंग टाइम चीजें करनी है, ऐसा। गॉट इट? द वैल्यू ऑफ दिस ट्रेडिशन इज टुडे मोर एपरेंट देन एवर। व्हाट ट्रेडिशन? ये जो हमने बात की ना टाइम कीपिंग की, कि हमें पता हो कितना टाइम है और कितना टाइम हो रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिसाइज टाइम कीपिंग। तो द वैल्यू ऑफ दिस ट्रेडिशन इज टुडे मोर एपरेंट देन एवर। ये हमेशा से ज्यादा इस टाइम पे जाहिर है या जरूरी है। वर इट नॉट फॉर पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ अ सिंगल यार्डस्टिक ऑफ टाइम, अगर हमारे पास एक पब्लिकली एक्सेप्टेड सिंगल यार्डस्टिक ऑफ टाइम नहीं होगा या नहीं होता। सिंगल यार्डस्टिक ऑफ टाइम किसे बोलेंगे? यार्डस्टिक क्या होती है? वन यार्ड की स्टिक, जैसे मीटर स्केल होता है ना हमारा, वैसे ये केवल यहाँ पे सिंबल है ये बताने का कि अगर हमारे पास अभी पब्लिकली एक्सेप्टेड टाइम, यानी पब्लिकली एक्सेप्टेड हमारे पास टाइम मेजरिंग डिवाइस नहीं होती अगर, तो ये केवल वो शो कर रहा है, ठीक है, यार्डस्टिक ऑफ टाइम। तो अगर हमारे पास एक पब्लिकली एक्सेप्टेड एक सिस्टम नहीं होता टाइम मेजर करने का, सोशल लाइफ वुड बी अनबिलीवेबली कैओटिक। तो हमारी सोशल लाइफ जो है वो असहनीय तरीके से कैओटिक, कैओटिक वर्ड बनाए किससे? chaos से। chaos पता होगा ना, लाइक आउट ऑफ ऑर्डर, कंफ्यूजन भरी। तो हमारी जो सोशल लाइफ है वो पूरी अनबेरेबली कैओटिक हो जाती। द मैसिव डेली ट्रांसफर्स ऑफ गुड्स, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन वुड प्रोसीड इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। जो हमारा मैसिव, अभी इस टाइम, पहले तो क्या होता था, लोग केवल सामान बेचने जा रहे हैं या फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे आपको पता है कि बहुत सारा सामान भी इधर से उधर जाता है, गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, यानी कि इस टाइम पे सामान तो इधर से उधर जाता है, ये लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन, यानी कि हम जो इतनी सारा। यहाँ से Yes. दोबारा बता दो द वैल्यू ऑफ दिस ट्रेडिशन। मेरे ना वो बैटरी खत्म हो गई थी। द वैल्यू ऑफ दिस ट्रेडिशन, यानी कि जो टाइम का एग्रीमेंट की ट्रेडिशन है, इस वैल्यू वाली वैल्यू इस टाइम पे और ज्यादा जाहिर है और ज्यादा एपरेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास एक पब्लिकली एक्सेप्टेड सिंगल यार्डस्टिक ऑफ टाइम नहीं होगा, ये सिंबल दिखा रहा है घड़ी के लिए, जैसे इनकी कोई भी सिस्टम जिसमें हम टाइम देख सके, जैसे हमारे लिए 1 घंटे का मतलब सबके लिए 1 घंटा ही होता है, सबके लिए एक ही टाइम पे 1 बजता है, ऐसा, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक सिंगल यार्डस्टिक ऑफ टाइम नहीं होता, अगर एक पब्लिकली एक्सेप्टेड हमारे पास सिस्टम नहीं होता टाइम मेजर करने का, तो हमारी सोशल लाइफ है वो कैसी हो जाती है? अनबेरेबली कैओटिक, यानी कि असहनीय तरीके से, chaos भरी, यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। द मैसिव डेली ट्रांसफर्स ऑफ गुड्स, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन वुड प्रोसीड इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि जितना भी हमारा डेली ट्रांसफर है गुड्स का, सर्विसेज का या इंफॉर्मेशन का, यानी डेटा ट्रांसफर, वो सब कैसे होता है? हैपहेजेड मैनर में होता, कुछ भी कभी भी शुरू हो रहा होता। The very fabric of modern society would begin to unravel. तो ये जो सोसाइटी का फैब्रिक है, अगर हम लोग थ्रेड्स हैं तो सोसाइटी का फैब्रिक है, अगर हम लोग टाइम से नहीं चलेंगे तो सोसाइटी पूरी कैसे लगेगी? एकदम हैपहेजेड मैनर में लगेगी, कुछ भी कहीं भी हो रहा है। तो हमारा जो फैब्रिक है वो कैसा हो जाता है? वो उधड़ना शुरू हो जाता है, अनरेवल होना, उसका एक एक धागा अलग दिख रहा होता, ठीक है। ये इसका मतलब है। एंड यस, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? मेन आइडिया क्या है? An accepted way of measuring time is essential for the smooth functioning of society. पूरे पैसेज में हम लोगों ने टाइम से रिलेटेड ही बात की इसके अंदर। तो ये सबका आंसर सही था, सबका सी इज करेक्ट। समझ में आया सबको? पैसेज क्लियर हो गया मानसी? Here is the meaning of fabric. हाँ, फैब्रिक देखो, फैब्रिक तो दिखा जाता है, फैब्रिक वैसे कपड़ा होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग दिखा जाता है फैब्रिक की सिंबलाइज कर रहा है सोसाइटी को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग थ्रेड से, हर एक इंसान थ्रेड है, तो हमसे मिलकर जो सोसाइटी बनती है, तो थ्रेड को अगर सही क्रम में लगाया जाए, सही तरीके से लगाया जाए, तो हम फैब्रिक बना पाते हैं उससे, ठीक है।
अगर थ्रेड सही पैटर्न में ना लगाओ, सही पैटर्न में सारे काम ना कर रहे हो थ्रेड्स, तो आपको पता है फैब्रिक उधर जाएगा, फिर उसका मतलब फैब्रिक रहेगा ही नहीं। यस, तो यही लिखा है, द फैब्रिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। हमारी सोसाइटी का जो फैब्रिक है, जो हमारे टाइम से रहने की वजह से एकदम सब सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, वो अनरेबल होना शुरू हो जाएगा। अनरेबल का मतलब उधर। मिस्ट्री किस चीज के लिए? साइड फैब्रिक के लिए, फैब्रिक का मीनिंग। अच्छा, अनरेबल, मिस्ट्री अनरेबल होना शुरू हो जाती है सब, मिस्ट्री के लिए भी यूज करते हैं हम लोग ये टर्म, मिस्ट्री बिगेन टू अनरेबल ऐसा। हाँ, अनरेबल का मतलब तो ये होता है, अनरेबल का मतलब होता है सामने आना। अनरेबल का मतलब लाइक एक एक थ्रेड अलग होना। अनरेबल का मतलब मिस्ट्री नहीं होता। मिस्ट्री अनरेबल होना शुरू हो सकती है अगर कोई रहस्य है, रहस्य खुलना शुरू हो सकता है ना, लेयर बाय लेयर। तो किसी का लेयर बाय लेयर हटना, हाँ, लेयर बाय लेयर हटना इज कॉल्ड अनरेबल। उसके लिए यूज करते हैं अनरेबल हम लोग। ठीक है, चलिए, तो आई गेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है सिंपल। द आपको ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है या फिर कुछ दिक्कत है? स्क्रीन इज विजिबल? ओके, चलिए ठीक है। तो लाइन 6 पे yes, इसका हो जाएगा डी वाला, बिल्कुल सही। ठीक है, तो लाइन 6, दिस ट्रेडिशन मींस पीपल्स एग्रीमेंट ऑन मेजरिंग ऑफ द टाइम, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसी बारे में बात की थी। इस जगह पे हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, तो यस, तो दिस ट्रेडिशन जो था, ये बात कर रहा था इसी चीज के लिए कि पीपल्स एग्रीमेंट ऑफ ऑन टाइम, कि लोग टाइम के बारे में एग्री करते हैं। पीपल्स एग्रीमेंट ऑन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। यस, तो डी इज करेक्ट है, सबका डी आया है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। इसे पढ़िए। नहीं दिख रहा? So I'll just refresh it in. ठीक है, एक मिनट तो बस मेरे को।
इसको नहीं होना होगा ना। चलिए नाइस, फिजिबल है तो अब करना शुरू करते हैं। Let me zoom it a little bit. तो पैसेज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करते। मतलब कुछ भी हमें जब तक कहा ना जाए तब तक हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं करना है और बस फैक्ट यूज करने हैं। यस, so it is pointed out in the reading of that opera is a drama sung with the accompaniment of an orchestra. ठीक है, उनके D is often performed in Europe. देखो performed in Europe नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? It is originates in Europe, है ना? Opera refers to a dramatic art form originating in Europe. तो परफॉर्म से रिलेटेड कुछ इसमें बोला नहीं गया। Many times performed in Europe. हाँ ठीक है, लेकिन ये इसमें पैसे नहीं दिया है नहीं ये बात। पैसेज में तो बस इतना दिया है, इट इज अ ड्रामा sung with the accompaniment of an orchestra.
ठीक है, पैसेज में ऐसा नहीं बोला ना कि किस परफॉर्म्ड इन यूरोप, यहाँ पे बस एक ही जो इन्फॉर्मेशन दी है हमें यूरोप से रिलेटेड बस इतनी दी है कि ओपेरा रेफर्स टू ड्रामेटिक फॉर्म व्हिच ओरिजिनेट्स इन यूरोप, ओरिजिनेटिंग इन यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इन्फर, लेकिन आपसे इन्फ्रेंस के लिए कहा जाएगा ना कि व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम समथिंग। अगर इन्फर करने को कहा जाएगा, इसमें यहाँ पे सिंपल बोला गया है, इट इज पॉइंटेड आउट इन द रीडिंग दैट, रीडिंग में ये पॉइंट आउट किया गया। तो हमें बस इतना बताना है कि क्या पॉइंट आउट किया गया एक्चुअल में। हाँ ठीक है, मतलब जब फैक्ट पूछा जाए तो हमें फैक्ट्स ही बताने हैं, बस ऐसा है, फैक्ट्स के अलावा कुछ और नहीं बताएंगे हम लोग। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इज अ ड्रामा संग विद द कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पैराग्राफ की लास्ट लाइन, the singers are accompanied by a musical ensemble ranging from a small instrumental ensemble to a full symphonic orchestra। कि जो सिंगर्स होते हैं इसके अंदर, they are accompanied by a musical ensemble, as in म्यूजिकल की असेंबली ऐसी होती है, मतलब असेंबल कहते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम अ स्मॉल म्यूजिकल एंसेंबल टू अ फुल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा। तो उसमें छोटा सा म्यूजिकल का असेंबली हो सकती है, उससे लेके छोटे से म्यूजिकल एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लेके बड़े पूरा सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा तक हो सकता है। यानी कि 2-3 इंस्ट्रूमेंट से लेके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तक कुछ भी हो सकता है। तो ये इसमें बोला गया है। तो सिंगर्स आर अकम्पनीड बाय म्यूजिकल एंसेंबल ranging from a small musical instrumental ensemble to a full symphonic orchestra। तो हो सकता है 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स हो और हो सकता है पूरा बड़ा ऑर्केस्ट्रा हो। ठीक है, ये रेंज बताएगी कितने इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं इसमें। तो ये सेकंड का क्या हो जाएगा, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द रीडिंग दैट इस तरीके से देखते हैं, ऐसे देखिएगा ना। चलिए हम लोग फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। सी और बी दोनों लग रहे हैं, चलो सी और बी दोनों देखते हैं फिर। अंजलि क्या आंसर आया आपका लास्ट टाइम के बाद? लास्ट टाइम समझ में आई? यस, तो फिर आंसर क्या होगा? ओके, बी और सी लग रहे हैं। ड्रामा इन ओपेरा इज मोर इम्पोर्टेंट देन द म्यूजिक। बी, ड्रामा इन ओपेरा इज मोर इम्पोर्टेंट देन द म्यूजिक। कहाँ लिखा है ये? कहीं भी नहीं लिखा। ड्रामा इज मोर इम्पोर्टेंट देन म्यूजिक, प्राइमरी फोकस है सर। कहाँ पे है प्राइमरी फोकस? ये क्या लिखा है? बाय कंट्रास्ट इन म्यूजिकल थिएटर एंड एक्टर्स ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज प्राइमरी एंड द म्यूजिक प्लेज अ लेसर रोल। ये लिखा है ना। किसमें? इन म्यूजिकल थिएटर। ये म्यूजिकल थिएटर के लिए बोला गया है ना। यहाँ पे तो ओपेरा लिखा है ना। ड्रामा एंड ओपेरा इज मोर इम्पोर्टेंट देन द म्यूजिक। ओपेरा में थोड़ी, ये तो ड्रामा तो कैसे बोल रहे, म्यूजिकल थिएटर में बोल रहे हैं कि ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज प्राइमरी। नो, यस अंजलि, सी इज करेक्ट। ठीक है, सी ठीक है। और सी को देखो, सी में अच्छा लिसन,
खुशी एंड हनीकेत इधर देखो जरा, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, म्यूजिकल थिएटर रिलाइज अबव ऑल ऑन म्यूजिक, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल इसका उल्टा बोला गया है। इसमें ये नहीं बोला गया कि म्यूजिकल थिएटर म्यूजिक पर रिलाई करता है, नहीं, क्या बोला गया है देखो जरा यहाँ पे, यहाँ बोला है म्यूजिकल थिएटर, इन म्यूजिकल थिएटर एन एक्टर्स ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज प्राइमरी एंड द म्यूजिक प्लेज अ लेसर रोल, कि म्यूजिकल थिएटर में जो एक्टर की ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है वो प्राइमरी होती है और म्यूजिक लेसर रोल प्ले करता है, ठीक है, यानी कि और उसके ऊपर क्या बोला गया था, opera refers to a dramatic art form originating in Europe in which the emotional content is conveyed to the audience as much through music, both vocal and instrumental, as it is through the lyrics, कि जितना इमोशनल कंटेंट या जो भी कुछ है, जो भी इमोशनल कंटेंट है वो लोगों को कन्वे किया जाता है, ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाता है, किसके थ्रू, थ्रू म्यूजिक, बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, एज इट इज थ्रू द लिरिक्स, कि लिरिक्स के थ्रू जितना किया जाता है मतलब उतना ही वोकल और मतलब म्यूजिक के थ्रू किया जाता है। लेकिन बाय कंट्रास्ट, यानी इसके ऑपोजिट, म्यूजिकल थिएटर में क्या है, म्यूजिकल थिएटर में एक्टर्स ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज प्राइमरी, उसमें एक्टर की ड्रामेटिक परफॉर्मेंस प्राइमरी है और म्यूजिक लेसर रोल प्ले कर रहा है, यानी कि म्यूजिकल थिएटर में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस प्राइमरी है और ओपेरा में म्यूजिक प्राइमरी है, कि म्यूजिक तो होना ही चाहिए। और ये बात यहाँ पे लास्ट लाइन में भी बोली गई है, the singers are accompanied by a musical ensemble ranging from a small instrumental ensemble to a full symphonic orchestra, और ये बात हमने सी में बोली गई है कि orchestras in operas can vary considerably in size। इसी लाइन को तो दूसरी तरीके से बोल के सी में लिखा गया है, लास्ट वाली लाइन को। मिला सबको आंसर? यस खुशी, सी इज द आंसर। आपको तो मिला आंसर या नहीं? अब मुझे बताओ कि मतलब आंसर मिला या नहीं, वो तो ठीक है। व्हाई नॉट डी? बिकॉज खुशी इसमें डी वाली बात को तो बिल्कुल निगेट किया गया है ना। चलो फिर से देखते हैं इसे। एंड गेट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ पैसेजेस इन बैंकिंग, ऐसे पैसेज मिलने वाले हैं पे, ठीक है। एसएससी में भी पैसेज अच्छे आते हैं वैसे, लेकिन बैंकिंग में तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पैसेज ओनली। देखो इसमें क्या बोला गया, ऑर्केस्ट्रास, सोनाक्षी इधर देखो मैं समझाता हूँ। इसमें क्या बोला है, म्यूजिकल थिएटर रिलाइज अबव ऑल ऑन म्यूजिक, ये बोला गया ना कि म्यूजिकल थिएटर किस पे रिलाई करता है, म्यूजिक पे। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया, बाय कंट्रास्ट। बाय कंट्रास्ट मतलब है कि ऊपर जो बात बोली गई उसका ऑपोजिटली, इन म्यूजिकल थिएटर एंड एक्टर्स ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज प्राइमरी। क्या है प्राइमरी? ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, ना कि म्यूजिक। एंड म्यूजिक प्लेज अ लेसर रोल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि म्यूजिकल थिएटर में म्यूजिक प्लेज अ लेसर रोल, और यहाँ पे क्या लिखा है, म्यूजिकल थिएटर रिलाइज ऑल ऑन म्यूजिक। तो ये गलत हो गया ना फिर तो। समझ में आया खुशी ये वाला? ठीक है, यहाँ पे बोला कि म्यूजिकल थिएटर पूरी तरीके से रिलाई करता है म्यूजिक पे, और यहाँ पे बोल रहा है नहीं ये तो लेसर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे उल्टा बोला जा रहा था, तो ये गलत हो गया डी वाला। अब देखो सोनाक्षी क्या मतलब है, स्मॉल इंस्ट्रूमेंटल एंसेंबल इज इक्वल टू कंसीडरेबल इन साइज। कंसीडरेबल इन साइज का मतलब क्या, वेरी कंसीडरेबल इन साइज, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, मतलब छोटे से लेके बड़े तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला गया कि ओपेरा के अंदर the singers are accompanied by a musical ensemble, यानी कि म्यूजिकल का बेसिकली अरेंजमेंट होता है, and that arrangement can range from, क्या हो सकता है, स्मॉल इंस्ट्रूमेंटल एंसेंबल यानी छोटे से अरेंजमेंट से लेके बड़े सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है 2-4 इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है पूरा ऑर्केस्ट्रा हो। देखा है ना वो टीवी में, और देयर इज अ, क्या बोलते हैं उसको, पायलट बोलते हैं, कुछ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, आई फॉरगॉट द वर्ड, जो you must have seen that he carries the stick and he guides the musician कि किस तरीके से प्ले करना है। Just forgot the name, क्या बोला था?
बैंड, हाँ बैंड में ही ऑर्केस्ट्रा, ट्राई बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा तो हाँ उसे बोलते हैं। मैं उस पर्सन की बात कर रहा था, वन हु लाइक गाइड्स देम, ठीक है, जो सिग्नल करता है उन्हें कि कैसे बजाना है, कैसे प्ले करना है, ठीक है। हाँ तो वो पूरा ऑर्केस्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे ये मतलब है कि छोटे से लेके लाइक स्मॉल से लेके लार्ज तक पूरा फुल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा, बड़ा ऑर्केस्ट्रा तक कुछ भी हो सकता है। तो ये वेरी कर रहा है ना साइज में बहुत ज्यादा, स्मॉल से लेके लार्ज तक। ये इसलिए बोला गया हमने, ये ऑर्केस्ट्रास एंड ओपेरास कैन वेरी कंसिडरेबली इन साइज। तो ये इसके अंदर दे रखा है बिल्कुल, इसलिए हम इसके साथ गए। और देखो बी में भी उल्टी बात बोली गई, ड्रामा इन ओपेरा इज मोर इम्पोर्टेंट देन द म्यूजिक। नहीं, यहाँ पे बोला गया कि म्यूजिक में ओपेरा के अंदर म्यूजिक तो चाहिए ही चाहिए। इज कन्वेज एज मच थ्रू म्यूजिक बोथ वोकल एंड लोकल एज इट इज थ्रू द लिरिक्स। कि लिरिक्स जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट वहां पे म्यूजिक है, चाहे वो गा के कोई सुना रहा हो या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो, ठीक है। तो बी वाला भी नहीं होगा। ए वाली इंफॉर्मेशन तो एक्स्ट्रा है, कोई मतलब ही नहीं इसका। पीपल आर कैप्टिवेटेड मोर बाय ओपेरा देन म्यूजिकल थिएटर, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। एंड देयर इज एन आर्गुमेंट ओवर वेदर द म्यूजिक इज इंपॉर्टेंट और द वर्ड्स इन ओपेरा। कोई आर्गुमेंट नहीं है, उन्होंने बताया कि वे दोनों इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक भी इंपॉर्टेंट है और वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? इसलिए हम लोग सी के साथ गए, तो सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ सबको? चलिए नाइस। अब लास्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। खुशी एक बार आप अब मेरे ख्याल से रिफ्रेश कर लो, क्योंकि सब लोग, बाकी लोग देख पा रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला, दिस वन। यस सर। यस, खुशी एक बार चेक कर लेना तुम आंसर। चलिए यस, इसका आंसर ये हो जाएगा। हम लोगों ने भी पूरा डिस्कस कर लिया इस वाले पार्ट को, है ना। म्यूजिक इन म्यूजिकल थिएटर इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इट इज इन ओपेरा। तो यस, हिमांशी, सिमरनप्रीत, यही आंसर है, ठीक है। तो सी इज करेक्ट, म्यूजिक इन म्यूजिकल थिएटर इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इट इज ओपेरा। पता है, जब भी पैसेज आता है यू हैव टू जस्ट फॉलो द इन्फॉर्मेशन। कई बार बहुत इजी पैसेज मिलता है, कई बार थोड़ा सा अच्छा पैसेज मिलता है, ठीक है। बैंकिंग में जनरली हमें अच्छे पैसेज भी मिल जाते हैं, जहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस भी करने को कहा जाता है, अपनी रीडिंग पे भी फोकस करना होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्क्राइब, ए वाला डिस्क्राइब करना, ए वाला ऑप्शन। एक्टिंग इन कॉस्ट्यूम्स आर सेकेंडरी टू म्यूजिक इन म्यूजिकल थिएटर। म्यूजिकल थिएटर में एक्टिंग और इसकी ड्रेसेस की बारे बात नहीं हुई थी, इसमें बात हुई है किसकी, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की और म्यूजिक की, ठीक है। बाकी आगे कॉस्ट्यूम की जो बात हुई है वो ड्रामा ओपेरा में हुई है। The drama in opera is presented using the primary elements of theatre such as scenery, costumes and acting. तो फर्स्ट वाले से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इसमें, इसलिए हम उसे देखेंगे नहीं, ऐसा है। Got it, सोनाक्षी? एक्टिंग इन कॉस्ट्यूम्स है सेकेंडरी टू म्यूजिक इन म्यूजिकल थिएटर, हाँ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई हमें। तो यस, सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया पैसेज, और हम क्या करने वाले थे, क्लोज टेस्ट करने वाले थे कुछ और। चलिए तो ये मिक्स करके भी आगे और भी कर लेंगे, क्लोज टेस्ट और पैसेज दोनों ही करेंगे आगे हम चलते हैं। चलिए इजी क्लोजेस एक पहला स्टार्ट करते हैं इस वाले से।
क्लोज आप किस तरीके से करते हो? फर्स्ट सबसे पहली चीज उसमें बहुत सारे ट्रिक्स जैसी दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत सारे कोई स्टेप्स फॉलो करने, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको फॉलो करनी है। जब भी कोई पैसेज आए, जैसे ये तो बहुत छोटा सा है, ठीक है, जैसे स्मॉल पैसेज, इसे आप बहुत जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कोई भी पैसेज अगर आपको मिलता है बैंक में हो या एसएससी में किसी भी एग्जाम में, पहले देखा करो कि किस टॉपिक के ऊपर है। और ब्लैंक फिल करते समय सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जस्ट रीड द, जहाँ पे भी ब्लैंक हो, रीड द होल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस रीड करो, उसके बाद गो फॉर द आंसर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम डायरेक्ट थोड़ा सा पढ़ के एंड वी जस्ट मार्क एनी आंसर, ठीक है। तो सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ो, उसके बाद आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन के, फर्स्ट जो ब्लैंक है उसके ऑप्शन ये है, सेकंड वाले ब्लैंक के ऑप्शन ये हैं। इस तरीके से इसमें दे रखा है, मेरे ख्याल से तो सबको सॉल्व करना आता ही है। लेकिन हाँ, ब्लैंक्स जहाँ पे भी आपको आइडिया ना लग रहा हो कि क्या आने वाला है, रीड द सेंटेंस, रीड द कंप्लीट सेंटेंस, पहले वाला सेंटेंस पढ़ो, उसका नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ के देखो, ठीक है। एंड देन डिसाइड कि क्या उसमें से ऑप्शंस यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वर्ड हमें बहुत अच्छा मिल रहा होता है, लेकिन कई बार हम लोग ऑप्शंस जो प्रीपोजिशन है उसकी वजह से नहीं लगाते, कई बार टेंसेस की वजह से हमें देखना होता है, ठीक है। तो टेंस, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, हर एक चीज का ध्यान रखना है इसमें। तो वर्ड मीनिंग के साथ साथ ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाइल सॉल्विंग दीस क्लोज टेस्ट, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला करते हैं फिर इस पे पहला। एंड ऑफ कोर्स रीडिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, कि पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाए। फर्स्ट पे क्या हो जाएगा? द डैश ऑफ बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड हैज डैश फ्रॉम 1 लाख टू 4,000 ओवर द लास्ट सेंचुरी। तो द काइंड तो नहीं होगा, इस द नंबर हो जाएगा, है ना। द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड हैज डैश फ्रॉम, क्या हो गया, 1 लाख से 4,000 पे। तो उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है, यस, सेकंड वाले का कैसे दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। इट्स लाइक कि फर्स्ट ब्लैंक के लिए फर्स्ट वाला वो है। अच्छा, ओके मानसी, देखो जरा इसमें क्या है। ऑप्शंस में फर्स्ट हाँ। वाला जो ऑप्शन, मतलब फर्स्ट, मतलब फ्रॉम, काइंड, ग्लोरी, ये सब जो दिया हुआ है, इसे फर्स्ट ब्लैंक के लिए है। इसमें से हमें कोई एक हाँ, यस यस, नहीं फर्स्ट के लिए है बस। लिसन, देखो फर्स्ट ये में जो कोई नहीं, ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट के लिए फर्स्ट ब्लैंक है, ठीक है। इसमें से जो ऑप्शंस लगाने हैं वो आपको फर्स्ट ब्लैंक के लिए लगाने हैं बस, ठीक है। सेकंड वाले के लिए ये रहे ऑप्शंस, दीज आर द ऑप्शंस फॉर सेकंड ब्लैंक। थर्ड वाले के लिए दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। फोर्थ के लिए ये रहे ऑप्शंस, इनमें से सिलेक्ट करना है। फिफ्थ के लिए ये है, ऐसे करना है आपको, गॉट इट। तो जैसे अब मैं बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व किया जाए। पहले वाला जैसे हमने किया, तो फर्स्ट वाले में जैसे मुझे यहाँ पे बन रहा था कि द डैश ऑफ बंगाल टाइगर्स, तो मैं इन ऑप्शंस में से देखूंगा कि पहले वाले ब्लैंक में क्या आना चाहिए। तो पहले वाले में पता चला नंबर आना चाहिए, तो पहले वाले में आ गया नंबर, ठीक है। सेकंड वाला सॉल्व करना है, सेकंड वाले के लिए मैं इन वाले ऑप्शंस में देखूंगा। तो द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड हैज डैश फ्रॉम 1 लाख टू 4,000, तो इसमें ये आ जाएगा सेकंड वाले में, ठीक है। सेकंड के लिए मैं सेकंड से देखूंगा, हैज श्रंक फ्रॉम 1 लाख टू 4,000, ठीक है, बिल्कुल सही। तो द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड हैज श्रंक फ्रॉम 1 लाख टू 4,000, यानी 1 लाख से 4,000 श्रंक कर गए, कम रहे हो गए इतना। yes. So what are the main threats? The main threats are dash of habitat, poaching and trade in tiger parts for eastern medicine. तो मेन थ्रेट्स किस चीज के लिए, मतलब मेन थ्रेट यदि टाइगर से कम रह गया तो मेन खतरा क्या है, किस चीज कैसे हो रहा है ऐसा। यस, तो पहला इसमें क्या जाएगा, थर्ड वाले में मेन थ्रेट्स आर प्रिवेंशन, एनक्रोचिंग नहीं होगा, कंडीशन शिफ्ट, डैश ऑफ हैबिटेट। तो या तो केवल एनक्रोचिंग हो सकता था, एनक्रोचिंग का मतलब भी वही होता है कि हम जंगल को मतलब ऐसे खत्म कर रहे हैं, वहां पे उसमें एनक्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो द मेन थ्रेट्स आर यस लॉस ऑफ हैबिटेट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो लॉस ऑफ हैबिटेट यानी कि हम लोगों ने सारे फॉरेस्ट खत्म कर दिए, लॉस ऑफ हैबिटेट, पोचिंग एंड ट्रेड इन tiger pass for eastern medicines. Most Bengal tigers live in protected areas of India. कि ज्यादातर जो बंगाल टाइगर्स है वो उसमें रहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में। एंटी पोचिंग टास्क फोर्स हैव बीन सेटअप, बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्या रहेगा, सेटअप आ जाएगा, ठीक है। तो एंटी पोचिंग टास्क फोर्स, पोचिंग क्या होता है, इलीगल हंटिंग, तो हंटिंग को रोकने के लिए एंटी पोचिंग टास्क फोर्स हैव बीन सेटअप। एंड देयर इज आल्सो अ ट्रेड डैश ऑन टाइगर प्रोडक्ट्स। फिफ्थ में क्या होगा,
ट्रेड पॉलिसी नॉट Policy. पॉलिसी। नहीं नहीं नहीं, पॉलिसी का मतलब ऐसा होगा ना कि हम वी आर मेकिंग सर्टेन पॉलिसी कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। हमें टाइगर को बचाना है तो उसमें पॉलिसी थोड़ी बनाएंगे, हम Ban. खत्म करेंगे इस चीज को बिल्कुल। यस, हम बैन करेंगे। तो यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैन। यस, बिल्कुल सही। खुशी हिमांशी, यहाँ पे बैन हो जाएगा। यस शीनू, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ as a measure to save this rare species, so there is also a tiger और सॉरी ट्रेड बैन ऑन टाइगर प्रोडक्ट्स। तो उसकी कोई भी प्रोडक्ट्स है ना, स्किन और जो भी कुछ होते हैं विस्कर्स या पता नहीं जो भी कुछ टाइगर पार्ट्स लोग बेचते होंगे, तो उस पर बैन लगा दिया। जब कोई खरीदेगा नहीं या नहीं, उसका जब ट्रेड अलाउड नहीं है तो फिर कोई उसे मारेगा नहीं, इस टाइप का कुछ। ठीक है सर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि सारी, बिकॉज एक स्टोरी होती है, एक पैसेज कनेक्टेड होता है। मतलब आपको अगर फिल इन द ब्लैंक से अलग होता है, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स में आपने एक ब्लैंक फिल कर दिया, देन यू जस्ट मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे क्या है, भी सारे ब्लैंक्स कनेक्टेड है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस पैसेज। ठीक है, जो भी पैसेज होता है, तो बस ये होता है, हमें पहले वाली इन्फॉर्मेशन ध्यान में रख के देन हम आगे सॉल्व करना होता है। तो चलो इजी है, आगे देखते हैं। और ये वाला सॉल्व करते हैं, चलो इजी है वाला भी। नहीं मानसी, आरसी हम और करेंगे। अभी अभी हमने आज 2 आरसी किए, हम क्लोज टेस्ट भी कर रहे हैं साथ में। ऐसा है, हम आगे आरसी भी सॉल्व करके देखेंगे और क्लोज टेस्ट, मतलब ये चीज हम पैरेलली साथ में कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हम आरसी भी कर लेंगे आगे सॉल्व और ये भी कर लेंगे साथ में। यस, सारे ऑप्शंस आराम से देखा करो, थोड़ा सा पढ़ के देखा करो। ठीक है, so when I go into a stranger's library, I dash around the bookshelves. Look around से ज्यादा अच्छा वर्ड है हमारे पास यहाँ पे, I wander around. Yes, ठीक है, मैं बुक शेल्फ्स के अराउंड घूमता हूँ, ऐसा वाला, उसके लिए वंडर वर्ड यूज करेंगे ना हम लोग। I wander around the bookshelves. This is to know the type of person he is. ये पता करने के लिए किस तरीके का पर्सन है वो। And I feel that I know the dash to his mind. But if you know what a person is reading, then you might be able to know what kind of person that is. ठीक है, तो I feel that I know the dash to his mind. Not secret to his mind, key to his mind. Yes, secret थोड़ी पता चलेगा हमें, की पता चलेगी, मतलब किस तरीके के इंसान है, तो हमें थोड़ा सा राज खुल जाएगा, ऐसा कि क्या पढ़ता है उससे पता चलेगा। तो की टू हिज माइंड इज करेक्ट। A house without books is a dash house. Bleak, yes, bleak का मतलब क्या होगा, bleak मतलब gloomy, yes, gloomy, sad। ठीक है, और देखा जाए तो कैरेक्टरलेस, अनलकी, बैड, कोई मीनिंग नहीं बनता था किसी के साथ में। यस, तो वील गो विद दिस वन, ब्लीक हाउस, बिल्कुल सही। बैरन, यस, बेरंग, यस, ठीक है। A house without books is a bleak house, no matter how rich the carpets are. These only tell you whether he dash a lot of money. Yes, ये इसका Himashi? मतलब ये नहीं होता, यहाँ पर ऐसे आना चाहिए कि जो कारपेट्स है कितने भी रिच हो तो बुक तो वो हाउस पुअर है। मतलब नीचे ये लिख रखे है ना कि कितना भी चाहे कारपेट्स कितने भी रिच हो लेकिन वो हाउस पुअर है, ये सेंस नहीं निकलनी चाहिए। A house without books is a bleak house, no matter how rich the carpets are. इसका मतलब ये है कि एक हाउस जिसमें बुक्स नहीं है वो एक सैड हाउस है, चाहे उसके कारपेट्स कितने ही रिच क्यों ना हो, वो फिर भी कैसा होता है, सैड ही होता है। ये मतलब है इसका कि अगर उसके अंदर बुक्स नहीं है तो वो सैड हाउस है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कारपेट्स कितने अच्छे हैं। ठीक है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए बोला गया, दीज ओनली टेल यू वेदर ही डैश अ लॉट ऑफ मनी। दीज मतलब कारपेट्स, अगर उसके पास रिच कारपेट्स है तो यस, तो कारपेट से केवल इतना ही पता चलता है कि उसके पास कितना मनी है। These only tell you whether he has a lot of money. ठीक है, तो कारपेट से बस इतना पता चलेगा कि अगर क्या उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। बट द बुक्स टेल यू whether he has a mind as well. लेकिन बुक्स से पता चलता है कि उसके पास दिमाग भी है या नहीं। It is not a dash of money that we do not buy books.
It is not a गॉड इश्यू नहीं होगा यहाँ पे, इश्यू भी तो लग रहा है। मतलब हम अगर बुक नहीं करते क्वेश्चन का इसका इश्यू नहीं होता। इट्स नॉट इश्यू ऑफ मनी दैट वी डू नॉट बाय बुक्स। इश्यू लुक्स करेक्ट, क्वेश्चन ऑफ मनी नहीं होगा, कॉज ऑफ मनी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट ए इश्यू ऑफ मनी, मतलब मनी का इश्यू नहीं। अगर कोई बुक्स नहीं खरीद रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे की कुछ कमी है, ऐसा कुछ है। इट इज नॉट अ इश्यू ऑफ मनी दैट वी डू नॉट बाय बुक्स। ये मतलब है इसका कि पर्सन इज रिच और पुअर, अभी वो सारी चीजें, लेकिन बुक्स हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ये इसमें बोला गया है कि बुक्स तो हर किसी के पास हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो बुक्स नहीं ले पा रहा, ऐसा तो नहीं होगा कि बुक्स के लिए तो पैसे मतलब निकाले ही जा सकते हैं, ऐसा कुछ है। समझ में आ गई? क्वेश्चन भी तो हो सकता है, क्वेश्चन भी सही लग रहा था, लेकिन ज्यादा अगर वर्ड देखेंगे तो ज्यादा अच्छा इश्यू होगा। क्वेश्चन ऑफ मनी, पैसे का सवाल नहीं है, इसका सवाल है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस बना रहे होते ना, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, इट इज द क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी, ऐसा अगर कुछ होता तो हम लोग वहां पे बना देते। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस बनाया गया, तब हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि इट इज नॉट अ इश्यू ऑफ समथिंग समथिंग दिस, ठीक है। यस, चलिए तो क्लियर हो गया सबके लिए। अभी तो चलिए हम लोग जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं होगा हमारे पास, बिकॉज अभी सारे यहाँ पे हमारे पास 10 वाले हैं, ठीक है, 10 ब्लैंक्स वाले। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करना शुरू कर सकते हैं इनको। ओके, ठीक है, वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करना स्टार्ट करेंगे। तो सर एक बार ये नीचे वाले का मतलब समझाना। इट इज नोट डैश ऑफ मनी दैट वी डू नॉट बाय बुक्स, वो वाला। इट इज नॉट अ डैश ऑफ मनी, इट इज नॉट अ इश्यू ऑफ मनी, मतलब मनी इश्यू नहीं होता अगर हमें बुक्स नहीं ले पा रहे हैं तो। इसमें ये बोला गया ना पहले कि दिस ओनली टेल वेदर ही हैज अ लॉट ऑफ मनी और नॉट। सॉरी, ये रिच कार्पेट्स के मतलब इतना ही बताते हैं वेदर द पर्सन हैज अ लॉट ऑफ मनी। रिच कार्पेट्स अगर है, कार्पेट्स बहुत अच्छे, तो हमें इतना पता चलेगा कि इस पर्सन का बहुत सारा पैसा है। लेकिन द बुक्स टेल यू वेदर ही हैज अ माइंड एज वेल, लेकिन बुक्स आपको बताती है कि उस इंसान के पास दिमाग भी है। तो इस बात को कंक्लूड करते हुए लास्ट में बोला गया, इट इज नॉट अ इश्यू ऑफ मनी दैट वी डू नॉट बाय बुक्स। क्वेश्चन मतलब ये इशू पैसे का नहीं होता, पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे पास अगर हम बुक्स नहीं खरीद रहे हो तो, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम कुछ और होती है कि हम खरीदना ही नहीं चाह रहे, शायद या हमें फर्क ही नहीं पड़ता, बुक्स पढ़ने वाले हमें ही नहीं, ऐसा कुछ है। गॉट इट? तो यस, क्लोज में एडिटिंग, ओमिशन और ये वाले भी आएंगे। कौन से वाले? एडिटिंग और एक ओमिशन होता है ना, एडिटिंग एंड जिसमें ओमिशन। एडिटिंग एंड ओमिशन, हाँ, जिसमें आपके लिए एक ब्लैंक पे ऑलरेडी वर्ड दे रखा होता है, देन यू हैव टू टेल वेदर नो, वो वर्ड सही है नहीं है। फिर तो ओमिशन तो वो होता है ना, उसके अंदर ऐड करना होता है कहीं पर बीच में वर्ड, हमें नहीं पता कहाँ ऐड, मतलब हमें खुद फाइंड करना होता है कहाँ ऐड करना है। मतलब वी हैव टू फाइंड इट आवरसेल्व्स कि कहाँ ऐड करना है। यस सर। Fair. Why do you have to? नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं दिखा इसमें कि we have to find ourselves कि कहाँ पे ऐड करना है। हमेशा मार्क तो क्या होता है ना साथ में। तो भी पूछा कि आते हैं कि ऐसे कि हमें फाइंड करना है नहीं नहीं नहीं, कहाँ ऐसे पे नहीं ऐड आते। करना है। आपने देखा ऐसे क्वेश्चन कभी? तो मतलब जैसे हम Best. स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में तब पढ़ाते थे, ये हम्म। करते थे एक्सरसाइज ओमिशन वगैरह की। हाँ। तो आई थॉट कि ज्यादा ब्लैंक्स आ रहे हैं, एडिटिंग भी आ रही है, तो एडिटिंग भी आ रही है, तो शायद ओमिशन में आए, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो Blank क्वेश्चंस अगर हम ये केवल क्लोज टेस्ट का नहीं होगा, तो रीडिंग कॉम्पिटिशन का पार्ट होगा, तो क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। और ओमिशन एक आपने मैं बस इतना बता, ऐसा है कि क्वेश्चन इस तरीके का आता है जहाँ पे ऑलरेडी दे फिल अ वर्ड, मतलब जो भी कोई क्लोज टेस्ट दिया होगा उसमें ऑलरेडी एक वर्ड दे रखा होगा, तो दे विल आस्क यू कि अगर ये वर्ड ठीक है तो ठीक है, चलो यू हैव टू फाइंड, मतलब यू हैव टू मार्क समथिंग एल्स, 5 या ई मार्क कर दो। और अगर इफ यू थिंक ये वर्ड रिप्लेस किया जाना चाहिए तो ऑप्शंस में से किसी वर्ड से रिप्लेस कर दो इसे। एक तो तरीका इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। और वरना ऐसा नहीं होता कि कुछ मार्क भी नहीं किया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पे वर्ड ऐड करना है, ऐसा नहीं किया था। विदाउट मार्किंग तो नहीं करते, केवल मार्क बताएंगे कि कहाँ पे यू हैव टू फिल अ वर्ड या फिर कहीं से कुछ ऑमिट करना है तो भी। खुशी आप क्या कर रहे थे? यस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऐसा?
सर ओमिशन स्कूल टाइम में पढ़ा था तो आई थॉट कि मे भी आते होंगे। अच्छा ओमिशन, हाँ ओमिशन पढ़ा था। तो ओमिशन में ऐसा होता है ना कि आप स्कूल टाइम में हमने जो देखा था वो इस तरीके का होता था। अगर इफ आई एम राइट, ऐसे अगर सेंटेंस दे रखा है कोई भी एंड यू हैव टू टेल, जैसे सेंटेंस में मार्क कर रखा है यहाँ पे कि इस वाले पार्ट पे कहीं ना कहीं एरर है, जो भी सेंटेंस दे रखे होते हैं उसके आगे हम लोग लिखते थे। यस सर, उसमें हाँ फिर सेंटेंस दे फिर रखा हम, उसके आगे है लिखा ना, होता है कि कहीं उसके ना आगे, कहीं हाँ एरर है। उसके आगे हम लोग अंडरलाइन करके फिर लिखते थे कि इसका शायद कुछ और फॉर्म यूज किया जाएगी यहाँ पे इसमें वर्ब में चेंज आएगा या उसके लिए कुछ और वर्ड आएगा, वो तो ऐसा सर करते जाते थे एडिटिंग हो हम। गया, लेकिन यस, उसमें हाँ हाँ, वो ओमिशन में तो एडिटिंग सर पूरा पैराग्राफ होता के था, अंदर आपको हमें फाइंड ऐड करना करना होता होता है था कोई भी जगह वर्ड। कि जहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर वर्ड डालना है। जहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड डालना है वर्ड वहां पे दिया होता है नहीं? नहीं सर कुछ नहीं दिया होता था, हमें खुद ही फाइंड नहीं करना तो है कहाँ पे डालना है। नहीं, ये एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं ये वाले कैसे है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू मार्क कि भाई कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है ऐसा। तो मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो जो हम लोग कर रहे हैं सब्जेक्टिव में पॉसिबल है ना कि हम लोग खुद एडिटिंग कर पाए अपने हाथ से। बड़े सर क्लियर? जो हाँ, ये जैसे जो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, आप मुझे एक जगह बता दो जहाँ से करने हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखो, पहली चीज तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट क्लास से अगर कल क्लास है तो मैं कल से ही आपको क्लास में देना शुरू करूँ, ठीक है। मतलब ऐसे लेटेस्ट जो वर्ड्स होते हैं वो जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में मिलने वाले इस टाइप के वर्ड्स। और बाकी तो आपको पता है कि देयर आर सेवरल एप्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे आप हिंदू की वोकैबुलरी करना शुरू कर सकते हो, द हिंदू की, ठीक है। तो वहां से तो करना शुरू करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, उनमें भी देखो आप साथ में, ठीक है। बाकी मैं कल खुद भी कराना शुरू करूँगा प्रीवियस ईयर नेक्स्ट वाले क्लास से जब बहुत भी हैं, होते हैं। प्रीवियस ईयर वाले बहुत हैं। प्रीवियस ईयर वाले, हाँ वो तो ऐसा है कि इट इज बाय डिफॉल्ट यू हैव टू डू देम, वो तो करो ही करो साथ में। कि प्रीवियस ईयर वाले तो मैं करने ही है, वो मैं भी कराऊंगा आपको। और बाकी हम लेटेस्ट वोकैबुलरी के लिए हम लोग न्यूज़पेपर और इस पे भी रिलाई करेंगे थोड़ा सा, सर ठीक और है। ये जो पैसेज पढ़ते हैं हम, इसका कोई वो है कि भाई कैसे पढ़ना है? क्योंकि जब मेरे साथ तो यूं होता है, मैं पैसेज पढ़ती हूँ, लास्ट लाइन पे पहुंचती हूँ, क्वेश्चन पे पहुंचती हूँ, फिर वो आंसर नहीं निकलता। पहले आप एक काम करो, पहले आप 2-3 सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्लास में इस बारे में बात करेंगे। 2-3 सॉल्व करके देखो, मतलब है कि फर्स्ट रीड, मतलब आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कौन सा तरीका बेहतर है, कि हम पहले क्वेश्चंस देखें या पहले पैसेज देखें। इसमें भी बातचीत होती है ना कि हम पहले, कुछ लोग पहले क्वेश्चन पढ़ना पसंद करते हैं, पैसेज करना पसंद करते हैं, वो चीज भी है। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। यस, खुशी क्लियर हो गया वो पेपर वाला की कैसे आने वाला है क्वेश्चन आंसर? क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो उसमें तो मोस्टली हमें क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं। हम देखेंगे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बैंकिंग में कैसे पूछे जाते हैं, बिकॉज बैंकिंग में आरसी बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। देखा होगा आपने तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट करना होता है एंड यू हैव टू टेल कि कौन से ऑप्शन से कौन से वर्ड से हम कनेक्ट कर सकते हैं 2 सेंटेंसेस को या 3 सेंटेंसेस को। वाले क्वेश्चंस भी देखे होंगे आपने, ठीक है। यस, ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और सारे ही क्वेश्चंस जो भी आते हैं हमारे एग्जाम में सबको प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन। ओके, थैंक यू। और हाँ, रीडिंग तो सब लोग करते रहो, वर्ड्स नोट करते रहो एंड रीडिंग करो। कोई भी एक एडिटोरियल, एक आर्टिकल, कीप रीडिंग दैट थिंग, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।